पीडियाट्रिक पेशेंट्स कौन होते हैं, पीडियाट्रिक फिर कॉन्टैक्ट लेंस फिटिंग में देखेंगे जनरल कंसीडरेशंस क्या हैं, इंडिकेशंस फॉर यूज़ क्या है हमारे पास, देन पीडियाट्रिक कॉन्टैक्ट लेंसेज में ऑप्शंस कौन कौन सी हमारे पास अवेलेबल हैं, फिर प्री फिटिंग एवेलुएशन में क्या क्या आता है, फिर लेंस एप्लीकेशन एंड रिमूवल कैसे करते हैं, एंड देन फॉलो अप आफ्टर केयर एंड मैनेजमेंट. Pediatric patients. Contact lenses have an important role to play in the visual correction of children and infants. They can permit more normal development of visual acuity and motor and perceptual skills compared with spectacles, especially in cases of high refractive errors. Contact lenses offer a 15% wider field of view compared to spectacle lenses. Problems associated with spectacles for the young. नंबर 1 हमारे पास आती है एब्सेंस ऑफ ए प्रोमिनेंट नोज ब्रिज. बच्चे क्योंकि बड़े हो रहे होते हैं तो उनमें नोज ब्रिज सही तरह बना नहीं होता, वो ग्रेजुअली बनता है, जिसकी वजह से स्पेक्टिकल्स के वहाँ रुकना थोड़ा मुश्किल होता है, जिसकी वजह से वो गिर जाती हैं अक्सर स्पेक्टिकल्स. स्पेक्टिकल्स आर इजीली रिमूव्ड, बेंट, स्क्रैच्ड एंड ब्रोकन. पोटेंशियल फॉर रेटल इमेज साइज डिस्पैरिटी, अल्ट्रेशंस, डिस्टॉर्शंस इन द पेरिफेरल फील्ड ऑफ व्यू. नेक्स्ट हमारे पास आता है रिफ्रैक्टिव कंपोनेंट्स दैट चेंज विद एज. नंबर 1 है हमारे पास एक्सियल लेंथ. एक्सियल लेंथ जो है एट बर्थ 15 to 17 मिलीमीटर होती है, देन ग्रेजुअली ये बढ़ती है टिल ये अपनी एडल्ट जो फिगर है 24 मिलीमीटर वहाँ तक पहुँचती है. कॉर्नियल कर्वेचर है, ये भी इसी तरह एट बर्थ डिफरेंट होता है, तकरीबन 7 मिलीमीटर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और फिर वो जो अपनी नॉर्मल वैल्यू है 7.86 मिलीमीटर वो लेटर ऑन 10 ईयर्स तक पहुँचेगा. कॉर्नियल डायमीटर इसी तरह एट बर्थ जो होता है ये 9.8 मिलीमीटर होता है, एंड अपनी अडल्ट वैल्यू जो है 11 to 12 मिलीमीटर वो लेटर ऑन अचीव करते हैं. उसके बाद एट बर्थ आई जो होती है वो हाइपरोपिक होती है विद स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टिग्मेटिज्म, और ये फिर ग्रेजुअली इमेट्रोप की तरफ जाती है. तो ये कंपोनेंट्स जब आप पीडियाट्रिक कॉन्टैक्ट लेंस फिटिंग कर रहे होते हैं तो आपने अपने माइंड में रखने हैं, क्योंकि ये ग्रेजुअली चेंज हो रहे हैं. इसी तरह फिर कॉन्टैक्ट लेंस की पावर और उसके जो पैरामीटर्स हैं वो भी चेंज होते जाएंगे अकॉर्डिंगली. ये 1990 में बॉल्डविन ने कुछ बताई थी फिगर्स. एक्सियल लेंथ जैसे है एट बर्थ 17.2 मिलीमीटर है, 1 ईयर ऑफ एज 19 मिलीमीटर तक जाती है, 3 ईयर्स ऑफ एज 21.40 पे जाएगी, एंड 5 ईयर्स में 22 तक जाती है. सिमिलरली कॉर्नियल पावर 50 डायोप्टर एट बर्थ होती है, 45 एट 1 ईयर ऑफ एज, 44 एट 3 ईयर्स ऑफ एज, एंड 43.5 एट 5 ईयर्स ऑफ एज. रिफ्रैक्टिव एरर एट बर्थ प्लस 2.20 तक होता है, 1 ईयर ऑफ एज में प्लस 1.50 हो गया, देन 1.30, 3 ईयर्स ऑफ एज में, देन प्लस 1.20 एट 5 ईयर्स ऑफ एज. पीडियाट्रिक कॉन्टैक्ट लेंस फिटिंग जर्नल इंडिकेशंस. अब जर्नल इंडिकेशंस हमारे पास क्या है? सिग्निफिकेंट क्लिनिकल चैलेंजेस. ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बच्चे कोऑपरेटिव नहीं होते, तो इसलिए कॉन्टैक्ट लेंस फिट करना, और फिर वो नेक्स्ट चीज़ क्या होती है कि लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट बाय द प्रैक्टिशनर होती है, क्योंकि अब उसके आंख के पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं. तो इसी तरह कॉन्टैक्ट लेंस में भी अल्ट्रेशंस करनी पड़ती हैं, फ्रीक्वेंट फॉलोअप्स करने पड़ते हैं, तो एक लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट हो जाती है प्रैक्टिशनर की भी. मुश्किल होती है फिटिंग, पर इसके रिजल्ट्स बहुत अवॉर्डिंग होते हैं पेरेंट्स के लिए भी और प्रैक्टिशनर के लिए भी. पीडियाट्रिक फिटिंग कॉन्सेंट्रेशंस में नेक्स्ट हमारे पास आता है जो पैल्पेब्रल अपर्चर साइज है बच्चों में बहुत छोटा होता है. सेकंड क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल टोन, रिड्यूस्ड ब्लिंक फ्रीक्वेंसी, चेंजिंग कॉर्नियल शेप एंड रिफ्रैक्टिव एरर. ये जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स हैं, ये PAS और स्ट्रॉन्ग ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल टोन, इन दोनों की वजह से कॉन्टैक्ट लेंस इंसर्शन बच्चों में बहुत मुश्किल हो जाती है. साथ ही जब आप इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो बच्चे अमूमन रोना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर इंसर्शन और मुश्किल है. ऐसी सिचुएशन में मैनुअली आप ज़बरदस्ती लिड ओपन करने की रिकमेंडेड नहीं है कि आप लिड को ओपन करें, क्योंकि इससे होगा कि लिड डिवर्ट हो जाएंगे. तो जब ऐसा हो कि बच्चा रो रहा है या अपोज कर रहा है तो बेस्ट ये है कि आप वेट करें टिल वो दोबारा कॉल्म हो जाए, उसके बाद आप ट्राई करें. पीडियाट्रिक डेवलपमेंट कंसिडरेशंस. डेवलपमेंट ऑफ टीयर रिफ्लेक्स आस्ता आस्ता डेवलप होता है. स्टीप इंटीरियर कॉर्नियल कर्वेचर है, अगेन वही है, चेंजिंग कॉर्नियल शेप एंड रिफ्रैक्टिव एरर है, और प्यूपिल साइज एंड शेप. पीडियाट्रिक फिटिंग के एडवांटेजेस क्या हैं? ये पहले भी पिछली स्लाइड में भी गुजर चुका है. वाइडर फील्ड ऑफ व्यू ये देता है देन स्पेक्टिकल से. मोर नॉर्मल विजुअल डेवलपमेंट होती है क्योंकि इसमें इमेज साइज जो है वो इमेट्रोप के अकॉर्डिंग बन रहा होता है कॉन्टैक्ट लेंस में. और चिल्ड्रन को कहा गया कि ये मोर टॉलरेंट होते हैं ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज देन अडल्ट्स, स्पेशली RGP के केसेस में.
एक इसकी रीज़न ये भी साथ लिखी हुई थी कि बच्चों की जो टीयर फिल्म होती है उसमें एक्वस कंपोनेंट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से सरफेस उनकी ज़्यादा वेट होती है, जो कि कॉन्टैक्ट लेंस फिटिंग के लिए बहुत आइडियल है। फिर जहाँ इसके एडवांटेजेस है वहाँ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। रिस्क ऑफ कॉर्नियल इन्फेक्शन हो सकती है, डिफ़िकल्टी इन लेंस हैंडलिंग और एक्सपेंस इन्वॉल्व होता है क्योंकि फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहे होते हैं। पोटेंशियल प्रॉब्लम्स अब इसमें क्या आ सकती हैं इस फिटिंग में, अगर आपने सही तरह पेरेंट्स की काउंसलिंग नहीं की तो वो ये सही नहीं, मतलब कॉन्टैक्ट लेंस के साथ केयर एंड मेंटेनेंस उसकी कर सकेंगे, इंसर्शन एंड रिमूवल नहीं करेंगे सही उस तरह से, इसको कंसिडर नहीं करेंगे कि कितना ज़रूरी है बच्चे के लिए, जिसकी वजह से ये आपका जो कॉन्टैक्ट लेंस बच्चों में फेलियर की तरफ जा सकता है। इसलिए अपने पेरेंट्स को काउंसिल बहुत अच्छी तरह करना है, लेवल्स ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेट उन्हें बहुत करना है। ये की फैक्टर है कॉन्टैक्ट लेंस प्रैक्टिस के लिए, बच्चों में सक्सेसफुल प्रैक्टिस के लिए, कि आपने सही तरह उन्हें मोटिवेट किया हो। और कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो सकती है, कोई सिस्टेमिक ओकुलर कंडीशन, तो उसमें आप फिर कॉन्टैक्ट लेंस नहीं दे सकते। नेक्स्ट हमारे पास है लेंस सिलेक्शन क्राइटेरिया। अब होता तो ये है कि हम अमूमन कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं तो हम जो हमारा पेशेंट होता है उससे आउटपुट ले लेते हैं कि विजन कैसी है, कंफर्ट कैसा है। बच्चे अमूमन रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो वहाँ पे फिर ये एग्जामिनर प्रैक्टिशनर ओरिएंटेड हो जाता है। आपने मेन किस चीज़ पे फोकस करना है कि सेंट्रेशन और मूवमेंट जो है वो लेंस की क्या सही है या नहीं, एडुकेट BOZD है या नहीं, और ईज़ ऑफ रिप्लेसमेंट, जो आप लेंस लगा रहे हैं क्या उसकी अवेलेबिलिटी है कि अगर वो रिप्लेस करना पड़े तो वो अवेलेबल है या नहीं। नेक्स्ट हमारे पास बच्चे क्योंकि अमूमन कोऑपरेट नहीं करते, उन्हें लेंसेज इंसर्ट कराना मुश्किल होता है और फिर फिटिंग चेक करना भी डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए फिर हमारे पास एक ऑप्शन होती है कि हम एनेस्थीसिया में फिटिंग कर लें। उसके एडवांटेजेस क्या हैं? परमिट्स एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द आई, आप एक्यूरेट मेजरमेंट्स ले सकते हैं, कॉर्निया कर्वेचर मेजर कर सकते हैं, रेटिनोस्कोपी से एक्यूरेट रिफ्रैक्टिव एरर मेजर कर सकते हैं, ईज ऑफ लेंस इंसर्शन, आराम से आप लेंस इंसर्ट कर लेंगे। स्टैटिक फिटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी असेस्ड, जैसे RGB की केसेस में आप फ्लोरेसेंट पैटर्न से आराम से असेस कर सकते हैं फिटिंग, कोई भी जो आपने लेंस लगाया उसकी फिटिंग कैसी है। अब जहाँ इसके एडवांटेजेस हैं वहाँ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। रिस्क इन्वॉल्व इन एनेस्थेसिंग चाइल्ड, एनेस्थीसिया दिया उसकी कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, एक्सपेंसिव होता है, ocular characteristic may change in anesthesia, डायनेमिक फिटिंग करेक्टरिस्टिक्स कैन नॉट बी इवेल्युएटेड, क्योंकि बच्चा तो एनेस्थीसिया में वो ब्लिंक तो नहीं कर रहा, जिसकी वजह से आप डायनेमिक फिटिंग नहीं चेक कर सकते। फिटिंग हो सकता है कि डिफरेंट हो जब व्हेन द चाइल्ड इज अवेक। लेंस असेसमेंट टेक्निक्स, ये वही बात है कि क्लिनिकल जजमेंट प्रैक्टिशनर की होती है, वो खुद ही असेस करेगा कि लेंस पेशेंट के लिए सही है या नहीं। बेसिक असेसमेंट इज ऑफन रिक्वायर्ड ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ द चाइल्ड। अमूमन अगर बच्चे बहुत छोटे हैं तो आप स्लिट लैम्प भी नहीं उन पे कर सकते, तो उसके लिए ये होता है कि आप ऑफ्थेल्मोस्कोप ले लें, बटन लैंप ले लें, मैग्नीफाइंग ग्लास ले लें, और रेटिनोस्कोपी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है BVP फाइंड करने के लिए। इंडिकेशंस फॉर यूज़, अब हम क्यों क्यों यूज़ करते हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज बच्चों में, तो उसमें क्या है, रिफ्रैक्टिव एरर्स, जिसमें हमारे पास आ गया एफेकिया, मायोपिया, हाइपरोपिया, स्टिग्मेटिज्म, एनिसोमेट्रोपिया, या बाइनोकुलर विजन एनोमलीज हो गई जैसे कि इकोमोडेटिव इजोट्रोपिया। अब इनको वन बाय वन देखते हैं। ये जो मैंने इंडिकेशंस आपको बताई हैं ये रिफ्रैक्टिव इंडिकेशंस थी। नेक्स्ट हमारे पास थेरेप्यूटिक भी होती हैं और कॉस्मेटिक भी होती हैं। थेरेप्यूटिक इंडिकेशंस क्या हैं? एम्ब्लायोपिया के लिए आपको पैचिंग की ज़रूरत है, बैंडेज आपने करना है तो यूज़ कर सकते हैं, फोटोफोबिया, निस्टैग्मस है या एल्बिनिज्म है। कॉस्मेटिक क्या है? स्कार्ड कॉर्निया है, एनिरिडिया है, उसमें आप कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ कर सकते हैं। या फिर जब स्पेक्टिकल्स इनअप्रोप्रिएट हैं या डिसलेक्ट की जाती हैं, जैसे कि क्रेनियोफेशियल एबनॉर्मेलिटीज़। हाई रिफ्रैक्टिव एरर हमारे पास है एफेकिया, हाई मायोपिया, या फिर सिर्फ हाइपरोपिया, यूनिलैटरल इमेट्रोपिया, एनिसोमेट्रोपिया, स्ट्रैबिस्मस विद हाई रिफ्रैक्टिव एरर, कॉर्नियल इरेगुलरिटी ड्यू टू ट्रॉमा। स्टिग्मेटिज्म का ये कहा जाता है कि 1 साल से कम का बच्चा तो उसे नहीं करेक्ट करते अनलेस कि बहुत हाई ना हो। और नेक्स्ट हमारे पास जो गाइडलाइन है वो है प्रिस्क्राइब इफ सिलेंड्रिकल करेक्शन इज मोर देन 1.25 डायोप्टर व्हेन द चाइल्ड इज ग्रेटर देन 1 ईयर ऑफ एज। और आप प्रिस्क्राइब तब भी आप कर सकते हैं कि उसकी विजुअल एक्टिविटी जो नॉर्मल एज के अकॉर्डिंग उससे कम है।
पीडियाट्रिक एफेकिया की अगर बात करें तो कंजेनिटल कैटरेक्ट जो है ये मोस्ट कॉमन कॉज है प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस का इन चिल्ड्रन। इसका इंसिडेंस क्या है, हर 10,000 में से एक बच्चे को कंजेनिटल कैटरेक्ट होता है। किस टाइम सर्जरी करनी है वो डिपेंड करते हैं कि कैटरेक्ट कब आया, वो यूनिलैटरल है या बायलैटरल है। 3 टाइप्स होती हैं पीडियाट्रिक एफेकिया की, कंजेनिटल, ट्रॉमेटिक या फिर सर्जिकल। सर्जिकल एफेकिया कब सर्जरी आप करेंगे वो डिपेंड करता है कि कैटरेक्ट का साइज क्या, उसकी डेंसिटी क्या है, क्या वो विजुअल एक्सिस को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है ओपेसिटी या नहीं कर रही, यूनिलैटरल है या हमारे पास बायलैटरल है। कॉन्टैक्ट लेंसेज पीडियाट्रिक एफेकिया के केसेस में क्यों अच्छे होते हैं? ऑप्टिकल करेक्शन अच्छी आपको प्रोवाइड करते हैं, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस डिस्टॉर्शन एंड एनिसोकोनिया इसमें कम होता है, लेस इमेज मैग्निफिकेशन, promotes binocular development, easy to change as required, better tolerated than spectacles and only choice for unilateral cases। किस वजह से? एनेसोकोनिया की वजह से। कॉन्टैक्ट लेंसेज फॉर पीडियाट्रिक एफेकिया, अब हम कौन कौन से हमारे पास चॉइसेस हैं, कौन कौन से लेंस हम पीडियाट्रिक एफेकिया में दे सकते हैं? सिलिकॉन एलास्टोमर है, रिजिड गैस परमिएबल है एंड हमारे पास हाइड्रोजेल है। कहा यह जाता है कि जब आप बच्चों को इनिशियली फिट करें तो या आप सिलिकॉन इलास्टोमर दें या हाइड्रोजेल दें। आरजीपी जो है वो लेटर ऑन जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए तब अगर आपने देने होते हैं तो देते हैं। ये कुछ सजेस्टेड सॉफ्ट लेंस पैरामीटर्स हैं पीडियाट्रिक एफेकिया के केस में। 0 to 6 मंथ अगर एज है तो BOZR ऑन एवरेज 7.5 मिलीमीटर आपने रखना है। पावर कितनी होगी? +29 डायोप्टर, ये डिस्टेंस के लिए। 7 to 17 मंथ्स है तो 7.7 से 7.9 तक BOZR है एंड +26 पावर है। इसी तरह 18 to 28 है तो 7.9 है एंड +23 है एंड 29 to 34 है तो 7.9 से 8.1 है एंड +18 डायोप्टर पावर है। अब ये होता है कि बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर अपनी नियर विजन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनकी जो इन्वायरमेंट है वो सिर्फ नज़दीक की ही चीज़ें, इसलिए कहा जाता है कि जब आप BVP आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसे ओवर करेक्ट कर दें। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा है कि 29, 26, 23 है तो इसे 2 से 3 डायोप्टर ओवर करेक्ट करते हैं ताकि उनके लिए नियर विजन जो है वो ऑप्टिमम हो जाए। और करते कैसे हैं? रेटिनोस्कोपी के थ्रू करते हैं। एफएक्यू चाइल्ड है तो फरूक जी 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 ये आपने बताया 0 से 6 मंथ का, तो 6 मंथ का बच्चा +29 डायोप्टर कॉन्टेक्ट लेंस, ये मतलब बहुत थिक नहीं हो जाएगा? ये किस तरह वो पहन सकेगा फिर? यू आर चलिए वो राइट, फिर ये एफेक्टिव कॉन्टेक्ट लेंसेज बहुत ज़्यादा थिक होते हैं। और मतलब ये है कि जैसे उसने पहले बता दिया कि अगर फर्ज कर एक बच्चा रो रहे तो आप वेट करें और दोबारा जो है ना फिर आप उसकी दोबारा लगाएं जब वो मतलब सेटल हो जाए। लेकिन ये इस तरह नहीं है प्रैक्टिकली कि अगर बच्चा रो रहे है तो आप वेट करें फिर वो दोबारा सेटल हो जाएगा फिर वो हंस के लगाएगा। मतलब हम रेटिनोस्कोपी भी बहुत मुश्किल से करते हैं लिड को पकड़ के, और वो बच्चों में मतलब बार बार आते हैं और बार बार वही रोते हैं। अगर कॉन्टैक्ट लेंस आपने एक दफा लगाना शुरू किया तो फिर वो रोएगा, वो जब चुप हो जाएगा खामोश है फिर जब दोबारा आपके पास है फिर वो रोएगा। ऐसा नहीं कि फिर वो दोबारा रोने पे पाबंदी हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम है उसमें। नंबर 1 कि ये जो बच्चे को लगाना उतारना है। अब यहाँ पे कितने पेशेंट हैं? मैक्सिमम हमारा जो सिस्टम है इसमें पीडियाट्रिक इतनी ज्यादा कामयाब नहीं है। मतलब मैं लगाता हूं लेकिन वो मैं सोच के लगाता हूं कि जब सिटी के अंदर हो, इसलिए कि हमारा सिस्टम सेंट्रलाइज्ड है, डिसेंट्रलाइज नहीं है। मेरे पास डे खान के कल मेरे 2 पेशेंट जो है वो वजीरिस्तान के देखे हैं। तो अब अगर वजीरिस्तान के पेशेंट को मैं कैसे कॉन्टेक्ट लेंस एडवाइस करूंगा? वहां पे वो कौन होगा जो उसकी आफ्टर केयर करेगा और फिर मेरे पास आया करेगा? तो जो डेवलप कंट्रीज होती हैं वहां पे ये होता है कि चीजें डिसेंट्रलाइज होती है। जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया की अगर एक एग्जांपल आपको दे दूं, तो अब अगर फर्ज करें आप जॉब करते हैं वहां पे, तो वहां मेडिकेयर सिस्टम है। मतलब आप पेशेंट देखेंगे और आपको फीस गवर्नमेंट देगी। तो अब अगर DI खान का एक स्टूडेंट है वो या डॉक्टर है वो भी यहाँ पे, तो कोशिश यही करता है कि पेशावर में वो सेटल हो जाए। लेकिन वहां पे ये कोशिश इसलिए नहीं करता कि अगर वो DI खान का है तो DI खान में गवर्नमेंट उनको पर पेशेंट $200 देते और पेशावर में उसको पर पेशेंट जो है $50 गवर्नमेंट देंगे। तो डेफिनेटली DI खान में ज्यादा खुश होता है। जितनी सेंटर से दूर होती जाती है इतनी फीसें ज्यादा हो जाती है, ताकि वो
अट्रैक्शन पैदा करें कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम हो। तो एक तो ये है कि यहाँ पे आप दोबारा लाने, दूसरी जो अंडर एनेस्थीसिया है तो दिस इज नॉट ए सिंगल टाइम, आप लगाएंगे जो उतारेंगे, अगर वीकली बेस एक्सटेंडेड वेयर भी है तो आप चाहते तो आप उसको एनेस्थीसिया नहीं दे सकते, और यहाँ पे इतनी ज्यादा उसके अपनी कॉम्प्लिकेशन और हाई रिस्क है तो रेगुलर आप नहीं दे सकते हैं। तीसरी जो ये आपने बता दिया तो थिकनेस बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अब अगर फर्ज करें आप मजबूर है कि ठीक है एक सिटी का पेशेंट है, एक आई जो है वो नॉर्मल है, एक में कैटरेक्ट है, तो आपने देना होगा वही +29 जो है ये आपने देना होगा। लेकिन ये अगर आप फर्ज करें उसको 29 दे दे, लेकिन एक इसमें मसला ये होता है कि अब 0 to 6 मंथ तो आपने 29 दे दिया, लेकिन इसमें भी मैं उस पर वो ज़्यादा नहीं करता हूं कि अगर फर्ज करें इतना हाई नंबर है, NSO कोनिया है, तो मैं ऐसे पेशेंट को पता है मैं क्या कहता हूं, मैं रेगुलर रिफ्रैक्टर के ऊपर स्पेक्टिकल्स भी मैं लगाता हूं। वजह क्या है? इसलिए कि मेरे पास यहाँ पे इतनी फ्रीक्वेंट रिप्लेसमेंट ऑप्शन नहीं है, मुझे 6 वीक्स तक इंतजार करना पड़ता है। और अगर फर्ज करें एनाइसोमेट्रोपिया है कि एक मानाक्रो एफेक है, एक आई नॉर्मल है, एक एफेकिक है, तो उसमें अगर दोनों में एक डिफरेंस 1.5 डायप्टर का भी हो गया, इसमें भी डेंस एम्ब्लियोपिया डेवलप हो जाते, इसलिए कि नजदीक के लिए वो यूज नहीं कर रहा है। तो इसमें एक तो ये बात है कि अपने बाइफोकल एडवाइस करने हैं इसके ऊपर। अगर फर्ज करो वन आइड है तो वन आइड में आप मजबूरन लगाएंगे, चाहे टेक हो या जो, इसलिए कि आपके पास और ऑप्शन नहीं है। एक सेकंड, सिर्फ आप कॉन्टैक्ट लेंस पे नहीं छोड़ेंगे। अगर फर्ज करें एट द एज ऑफ 3 मंथ्स आपने लगा दिया +29, तो उसको हर 3 मंथ्स बाद फॉलो अप देंगे, और हर 3 मंथ्स में उसके ऊपर चेक करके आप उसके ऊपर ग्लासेस चेंज करेंगे, इसलिए कि वो चेंज होता जाता है नंबर। और आप ये नहीं कर सकते क्या बच्चों में हर 3-4 महीने बाद उसको जो है नया कॉन्टैक्ट लेंस आप मंगवाएं, एक्सपेंसिव भी पड़ते हैं। तो लेकिन आपने देखना होता है कि भाई पेशेंट को एम्ब्लियोपिया न हो, उसकी विजन नॉर्मल हो जाए। तो उसके लिए ये चीजें आपने करनी होगी कि अगर वन आई, एक आई में वो है एफए किया है तो ग्लासेस देनी है, साथ आपने जो है ओवर रिफ्रैक्शन करनी है कि अगर रेगुलर आप रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते तब आपने उसी आई में बाइफोकल देनी है, ताकि नियर के लिए भी दोनों आईज जो है वो इक्वल हो। वजह ये कि जो चाइल्ड होता है अगर 0 to 6 मंथ, तो उनकी एम्ब्लियोपिया थेरेपी के लिए नियर विजन ऑप्टिमम होनी चाहिए, क्योंकि दूर की उसकी इतनी विजन नहीं होती है। तो नियर के लिए जब ये आप विजन ऑप्टिमम करना चाहते हैं, दोनों के एक जैसे हो, तो आपने बाइफोकल भी देने होते हैं। तो ये मतलब डेफिनेटली ये बात है कि काफी तक है, लेकिन जब मजबूर हो तो फिर मजबूरन देना पड़ता है। अगर बोथ आईज में है तो फिर आपके पास ऑप्शन है कि भाई आप ठीक है, अगर +29 आप नहीं लगा सकते हैं तो आप उसमें वो लगाएं, ये स्पेक्टिकल्स लगाएं। स्पेक्टिकल पे देख लें, अगर पेशेंट जो है वो टॉलरेट करता है तो ठीक है, अगर नहीं करते बिल्कुल यूज है तो देन यू हैव टू गो फॉर कॉन्टैक्ट लेंसेज। तीसरी बात इसमें ये जो जहन में ये जरूर याद रखें कि जितनी ये पावर इंक्रीज होती जाती है, चाहे वो एडल्ट्स में हो एफए, चाहे वो चिल्ड्रन में हो, लेकिन प्लस लेंस में मैंने पहले भी आपको लोगों को एक्सप्लेन किया था कि माइनस जो टेर फिल्म है वो माइनस लेंस प्रोड्यूस करती है। तो इसलिए बीवीपी का जो फार्मूला है वो इस पे एग्जैक्ट हाई पावर पे पूरा नहीं आता है। मतलब अगर फर्ज करें एक पेशेंट है, उसको +12 डायप्टर जो है वो स्पेक्टिकल की जरूरत है, ठीक है, आपने बीवीपी फार्मूला अप्लाई किया, उसने शो किया कि उसको कॉन्टैक्ट लेंस +13.5 चाहिए, तो +13.5 उसके लिए एनफ नहीं होगी, वो 14.5 तक जाएगी। इसलिए कि जो सेंट्रल थिकनेस है, जैसे आपने क्वेश्चन किया कि 29 हो या 14 हो, जितनी भी 10 या एबो हो, तो जो सेंट्रल थिकनेस उसकी इंक्रीज हो जाती है तो वो कार्निया पे लग के टेर फिल्म जो है वो माइनस लेंस प्रोड्यूस करती है। तो इसी को फिर पैरेलल कैंसिल करने के लिए जो माइनस लेंस उसकी आपको एडिशन जो है प्लस लेंस उसमें देनी होगी। तो बीवीपी भी उसका एक्यूरेटली आपने थ्रू रेटिनोस्कोपी करना है,
कंटेक्ट लेंस के ऊपर फिर आपने रेटिनोस्कोपी करना है ताकि एग्जैक्ट आपको जो है बीवीपी मिल जाए। सिर्फ रिफ्रैक्शन पे आप कंटेक्ट लेंस डिसाइड नहीं करेंगे। और जो ये +20 डायप्टर जो चिल्ड्रन में होते हैं उसमें तो बीवीपी से आपको 3-4 डायप्टर आगे जाना पड़ेगा, इसलिए कि वो सेंटर थिकनेस बहुत हाई होती है और जो माइनस लेंस टियर फिल्म की वजह से बनती है वो हाई पावर की बनती है, तो इसलिए आपको एडिशन जो है वो फर्दर देनी पड़ती है कि वो विजन जो है वो सही हो जाए, नॉर्मल हो जाए। तो सर ये फर्क ने अभी जैसे कहा कि जो छोटे बच्चे होते हैं इनका ज्यादातर काम जो है नजदीक में होता है ना, तो अगर ये सर उनको दूर के लिए +26 चाहिए तो नजदीक के लिए हम उसको +29 या 30 देंगे, तो उसको हम सर एक ही लेंस प्रिस्क्राइब करेंगे ना, तो नियर कर देंगे या डिस्टेंस कर देंगे फिर उसको? यही मैंने आपको बता दिया ना कि अब फर्ज करें आपने उसको वो दे दिए, ये जितना एज इसका इंक्रीज होता जा रहा है उनकी जो विजन है वो फील्ड ऑफ व्यू है वो भी एक्सटेंड होता जाता है। अगर 6 मंथ के एज में उसको आपने 29 प्रिस्क्राइब किया तो जस्ट आफ्टर 6 मंथ 1 ईयर में वो बच्चा क्या करेगा? अब यहाँ पे आपको 2 डायप्टर जो है, अगर आप जैसे उसने बताया कि 2 to 3 डायप्टर, तो बिलो 6 मंथ में आपने 3 डायप्टर इंक्रीज करनी है, लेकिन आफ्टर 6 मंथ टू 1 ईयर आपने जो है वो 2 डायप्टर इंक्रीज करनी है। लेकिन अब अगर 2 डायप्टर आपने इंक्रीज कर लिया तो 2 डायप्टर मींस 50 सेंटीमीटर पे उसकी क्लियर विजन होगी, राइट? लेकिन एट द एज ऑफ 1 ईयर बच्चा क्या करता है? चलना शुरू करता है। बाज बच्चे 10 मंथ्स में, बाज बच्चे जो है 1 साल में, तो फिर उनको जमीन से क्लियर नजर नहीं आएगी। तो इसलिए ये सारी चीजें आपने कंसिडर करना है कि भाई ये नहीं कि आपने एट द एज ऑफ 6 मंथ जो है 3 डायप्टर इंक्रीज किया और 1 ईयर पे भी 3 डायप्टर इंक्रीज है, तो 1 ईयर जब वो चलना फिरना शुरू करे तो फिर आपने उसकी डिस्टेंस करेक्शन करनी है और साथ बाइफोकल देनी है। यस सर, ठीक है सर। ताकि वो अब इसके बाद जो है नजदीक का को कुछ करे तो उसको बाइफोकल के थ्रू पे उसकी विजन क्लियर हो। अगर चलने फिरने में ये होगा कि अगर आप 3 या 2 डायप्टर ओवर करें तो चलने फिरने में उसको प्रॉब्लम होती है। क्लियर? यस सर, थैंक यू सर। ओके, गो अहेड। नेक्स्ट हमारे पास आता है पीडियाट्रिक एम्ब्लियोपिया। एम्ब्लियोपिया थेरेपी अगर हमने करनी है तो उसके लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक होता है कि ओपेक टिंट आपने दे दिया ब्लैक ओक्लूसिव, या दूसरा ये होता है कि ऑप्टिकल आप डिफोकस कर दें आई को विद हाई प्लस पावर। मोनोकुलर ओक्लूजन ऑफ द बेटर आई आपने करनी होती है, ये टॉलरेटेड बेटर देन पैचिंग होती है और इसके कॉस्मेटिक इफेक्ट्स भी बेहतर होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिस्टेमिक एंड ऑकुलर कंडीशंस, एल्बिनिज्म हो गया, एनिरिडिया हो गया, माइक्रोफ्थेल्मस हो गया, आइरिस कोलोबोमा हो गया, या कॉर्नियल स्कार्स या ओपेसिटीज होगी। एल्बिनिज्म में ये होता है कि आप डार्कर टिंटेड कॉन्टैक्ट लेंसेज देते हैं जो बेसिकली लाइट ट्रांसमिशन को थोड़ा कम कर सकें। एनिरिडिया और आइरिस कोलोबोमा है तो आपने इसमें आइरिस ओपेक कॉन्टैक्ट लेंसेज देने, और माइक्रोफ्थेल्मस है तो इसमें आप स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंसेज दे सकते हैं या फिर आप सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज हाई प्लस दे सकते हैं। और कॉर्नियल स्कार्स या ओपेसिटीज हैं तो इसमें आप बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस दे सकते हैं। प्रोस्थेटिक लेंसेज कॉस्मेटिक इंप्रूवमेंट फॉर कॉर्नियल स्कार्स हैं, इनऑपरेबल कैटरेक्ट्स हैं, आइरिस एनोमलीज हैं, ट्रॉमेटिक डैमेज टू द इंटीरियर आई। पीडियाट्रिक कॉन्टैक्ट लेंस सिलेक्शन हमारे पास क्या है? ये हमारे पास 6 ऑप्शंस होती हैं। सिलिकॉन इलास्टोमर है, हाइड्रोजेल लेंसेज हैं, सिलोक्सेन हाइड्रोजेल है, रिजिड गैस परमिएबल है, हाइब्रिड है, एंड हमारे पास स्क्लेरल है। किस बेस पे सिलेक्शन करनी है कि कौन सा मटेरियल सिलेक्ट करेंगे? ये 4-5 पॉइंट्स होते हैं। पहला क्या है? एबिलिटी टू प्रोवाइड विजुअल करेक्शन है, ईज ऑफ फिटिंग एंड हैंडलिंग, कॉस्ट इफेक्टिव हो, ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, कंफर्टेबल हो, डिपॉजिट रेजिस्टेंस हो, उसमें इतने जल्दी डिपॉजिट्स उसकी सरफेस पे ना आए, ऑक्सीजन ट्रांसमिशन उसकी अच्छी हो, डीके वैल्यू, ईज ऑफ लेंस रिप्लेसमेंट एंड मैन्युफैक्चर, लेंस इजीली रिप्लेस हो सके। मे नीड टू कंसिडर सर्टेन कंडीशंस, कुछ कंडीशंस में फिर आपको सोचना पड़ता है, जैसे अगर उस बच्चे को साथ केराटोकोनस भी है तो फिर तो आपने RGP लेंसेज देने।
Albino eyes require darker therapeutic tints, and iridia may need an artificial pupil और require wearing schedule किया। सिलिकॉन इलास्टोमर लेंस के एडवांटेजेस देखें तो एक्सीलेंट फिजियोलॉजिकल परफॉर्मेंस होती है, इनकी ऑक्सीजन ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, गुड ड्यूरेबिलिटी एंड हैंडलिंग, ड्यूरेबल होते हैं, हैंडल भी इजीली होते हैं क्लीनिंग प्रोसीजर्स वगैरह से जो कॉन्टैक्ट लेंस के होते हैं, लेस लाइकली टू बी रब्ड फ्रॉम द आई से इजीली रब्ड नहीं हो सकते, स्मॉल पीएस हो तो उसमें आप इजीली इंसर्ट ही नहीं कर सकते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये एक्सपेंसिव होते हैं, इसके लिमिटेड पैरामीटर्स होते हैं, शॉर्ट लाइफ स्पान होता है, डिपॉजिट्स इसमें बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, अल्कोहल बेस्ड क्लीनर आपको चाहिए होगा, गुड वेटिंग एजेंट फॉर स्टोरेज, पुअर वेटेबिलिटी, कॉर्नियल एडहेरेंस प्रॉब्लम्स। दो जो इसके मेन इश्यूज हैं, एक तो ये है कि ये कॉर्निया के साथ एडहेर हो जाते हैं, दूसरा ये है कि पुअर वेटेबल होते हैं, इस वजह से डिपॉजिट्स इस पर बहुत जल्दी आ जाते हैं। हमारे पास रेंज इसकी क्या, लेंस टोटल डायमीटर 11.5 टू 12 मिलीमीटर है, BOZR 7.30 मिलीमीटर से शुरू होता है, स्टॉक डिज़ाइन ओनली होते हैं, इसमें आप कस्टम्स नहीं बना सकते। अब इसकी फिटिंग असेसमेंट आपने कैसे करनी है, मूवमेंट करेक्टरिस्टिक इज इम्पॉर्टेंट, मूवमेंट इसमें इम्पॉर्टेंट होती है, 0.5 मिलीमीटर को आइडियल समझा जाता है, फ्लोरेसिन के साथ हम चेक करते हैं, देख लें कोई एज फ्लूटिंग वगैरह तो नहीं है, ट्रायल फिटिंग पीरियड इसका लंबा होता है, तकरीबन 1 घंटे बाद भी आप फिटिंग चेक करते हैं और रेटिनोस्कोपी से आप इसकी BVP को एवेल्युएट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रोजेल लेंसेज आते हैं, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड बच्चों में होते हैं, उसके रीजंस क्या हैं, कंफर्टेबल हैं और आसानी से फिट हो जाते हैं। इसमें आपके पास स्टॉक लेंसेज भी होते हैं, कस्टम डिज़ाइन भी आप बनवा सकते हैं, फ्यूल डिपॉजिट रिलेटेड प्रॉब्लम्स विद हाई वाटर कंटेंट मटेरियल्स, फिजियोलॉजिकल कंसर्न्स होते हैं, इनकी ऑक्सीजन ट्रांसमिसिबिलिटी उस तरह नहीं होती जिस तरह सिलिकॉन इलास्टोमर्स के लिए, इसलिए एक्सटेंडेड वेयर में इनके इस्तेमाल थोड़ा सा लिमिटेड है हाइड्रोजेल लेंसेज का। डिज़ाइन फीचर्स हमारे पास क्या हैं, लेंस टोटल डायमीटर 12.5 और 13 मिलीमीटर है, लार्ज BOZD इसमें अब होता है, BOZR रेंज फ्रॉम 7 टू 8 मिलीमीटर, हाई वाटर कंटेंट आप रिजिडिटी के लिए कर सकते हैं, टिंट एंड UV ब्लॉकर भी अवेलेबल है इसमें, जैसे फेकिक के केस में होता है कि वो अमूमन तो नेचुरल लेंस जो होता है वो UV लाइट को फिल्टर कर रहा होता है, तो फेकिक में वो तो नहीं है, तो उन्हें अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो बीच में ये UV ब्लॉकर भी आप दे सकते हैं, कस्टम एंड स्टॉक डिज़ाइन होते हैं। फिटिंग असेसमेंट में इसमें आपने क्या देखना होता है कि सेंट्रेशन एंड मूवमेंट सही है या नहीं, स्लाइड टाइट फिटिंग को प्रेफर किया जाता है और रेटिनोस्कोपिक रिफ्लेक्स से एवेल्युएशन आप इसकी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिलोक्सेन हाइड्रोजेल्स, एबिलिटी टू प्रोवाइड हाई ऑक्सीजन ट्रांसमिशन दैट इज मच ग्रेटर देन हाइड्रोजेल्स, ईज ऑफ हैंडलिंग है, ईज ऑफ लेंस रिप्लेसमेंट है कंपेयर्ड विद सिलिकॉन इलास्टोमर है, आसानी से आप रिप्लेस कर सकते हैं, पैरामीटर रेंज इसकी बढ़ रही है और गुड एक्सटेंडेड वेयर कैपेबिलिटी भी इसमें है। नेक्स्ट RGP लेंसेज, इनकी फिजियोलॉजिकल एडवांटेजेस होते हैं, DK/T वैल्यू इनकी बहुत अच्छी होती है, इसलिए एक्सटेंडेड वेयर जब भी बच्चों में देना हो तो आप RGP की तरफ जा सकते हैं, हैंडलिंग इसकी ईजी है, केयर एंड मेंटेनेंस इसकी आसान है, कस्टम फिटिंग डिफ़िकल्टीज इसमें जो है वो आ सकती हैं और रिस्क ऑफ मिसलोकेशन या फिर हमारे पास डिसलॉजमेंट, ये इसका इशू है कि लेंस जो है वो मिसप्लेस हो जाते हैं आँख से। डिज़ाइन फीचर हमारे पास क्या है, टोटल डायमीटर 8 टू 10.5 मिलीमीटर है, लार्ज BOZD इसमें भी है, BOZR इक्वल टू फ्लैटेस्ट कॉर्नियल कर्वेचर होना चाहिए, रीजनेबल सेंटर एंड एज थिकनेस फॉर ड्यूरेबिलिटी और टिंट एंड UV ब्लॉकर इसमें भी हमारे पास अवेलेबल हैं। असेसमेंट में लेंस को स्टेबल होना चाहिए, एस्फेरिक डिज़ाइन होते हैं, एज क्लियरेंस जैसे कि हमने सर के लेक्चर्स में भी पढ़ा था कि उसे हम कम कर सकते हैं जिससे कॉन्टैक्ट लेंस लॉस जो होता है उसे हम कम कर सकते हैं। अगेन इसकी इवैल्यूएशन भी फ्लोरेसिन के साथ होती है। जब ये कॉन्टैक्ट लेंस है, ये अगर आप देखें तो ये इसका एज जो है ये लिड के साथ टच कर रहा है ना, तो ये एक इंडिकेशन है कि लेंस आंख से निकल सकते हैं। ये फिटिंग सही है, आइडियल की तरह है, बट प्रेफर किया जाता है कि जो एज क्लियरेंस है थोड़ी और अगर कम हो सके तो फिर ये बिल्कुल आइडियल बन जाएगा। हाइब्रिड लेंसेज हमारे पास आते हैं, ये कब यूज़ होते हैं, स्टिग्मेटिज्म के केसेस में, इरेगुलर कॉर्नियास के केसेस में या फिर केराटोकोनस के केसेस में, ये जब RGPs को पेशेंट टॉलरेट नहीं कर रहा, हाई एमेट्रोपियाज हैं, इसमें हमारे पास तकरीबन +6 से -13 तक रेंज अवेलेबल है। हाइब्रिड में हम सॉफ्ट और हार्ड दोनों को कंबाइन कर देते हैं।
डिसएडवांटेजेस क्या है? इट हैज अ टेंडेंसी टू अडहेयर टू द आई, सिलिकॉन इलास्टोमर की तरह ये भी आंख के साथ अडहेयर कर जाता है एंड कैन बी डिफिकल्ट टू रिमूव. इट may tear in the transition zone between the soft skirt and RGP center. सेंटर में आरजीपी लेंस हम लगाते हैं और स्कर्ट फिर हमें सॉफ्ट की लगाई होती है ताकि आरजीपी से हमें क्रिप्स विजन मिल सके और कंफर्ट के लिए सॉफ्ट हमें स्कर्ट लगा दी. पर ये जहाँ इनका ट्रांजिशन जोन है वहाँ से ये टूट सकता है लेंस. लो ऑक्सीजन ट्रांसमिसिबिलिटी लीडिंग टू कॉम्प्लिकेशंस सच एज एडीमा एंड न्यूवास्कुलराइजेशन and the need to use high molecular weight fluorescein to observe the fitting pattern. सर ये इसमें मैंने पूछना था कि ये नॉर्मल फ्लोरेसिन हम हाइब्रिड में क्यों नहीं यूज कर सकते, मतलब ये यहाँ ये क्यों कह रहे हैं कि हाई मॉलिक्यूलर वेट हो. नॉर्मल इसलिए वो यूज नहीं करते कि नॉर्मल जिस तरह हम सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस में यूज नहीं कर सकते, वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उसका कलर जो है वो सारा चेंज हो जाता है. सही. तो हाई मॉलिक्यूलर जो है वो इसमें एब्जॉर्ब नहीं होती है ना. ठीक जो हो गया. ठीक. उनके वो ओपनिंग्स होते हैं उसमें हाई मॉलिक्यूलर जो है वो अंदर नहीं जा सकती है लेंस में, तो इसलिए वो वाश आउट हो जाते हैं. ठीक हो गया. ये हाइब्रिड लेंस है. सेंटर में आप देख सकते हैं कि आरजीपी सेंटर और फिर पेरिफेरी में इसकी स्कर्ट किसकी है, सॉफ्ट की. हाइब्रिड लेंस में मिनिमम 0.5 मिलीमीटर मूवमेंट रिक्वायर्ड होती है पोस्ट ब्लिंक मूवमेंट, एब्सेंस ऑफ लिम्बल इम्पिंगमेंट हो और पेशेंट कंफर्टेबल हो. सेक्लेरा लेंसेज भी हम दे सकते हैं. स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीरियडिक पेशेंट्स में देते हैं. इनकी डीके बैटरी वैल्यू बहुत अच्छी होती है. मोर डिफिकल्ट टू इंसर्ट. इसका मसला ये है कि इसे इंसर्ट करना और रिमूव करना मुश्किल है. डिस्कम्फर्ट इसमें बहुत ज़्यादा होता है, पर इसमें लेंस लॉस या एक्सीडेंटल रिमूवल बहुत ही कम होता है. नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब अपने लेंस लगाना तो उससे पहले पहले क्या चीज़ें हमें पता हो. रिफ्रैक्टिव एरर का पता हो, कॉर्नियल कर्वेचर का पता हो और कॉर्नियल डायमीटर HVAD का पता हो. रिफ्रैक्टिव एरर असेसमेंट की ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स हमारे पास क्या है. ऊपर तो ये डिटेक्शन, रेजोल्यूशन, रिकग्निशन है, तो विजुअल एक्टिविटी मेजर करने के डिफरेंट टाइप्स हैं. रेटिनोस्कोपी आप कर सकते हैं, साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन कर सकते हैं या फिर आप ऑटो रिफ्रैक्शन भी कर सकते हैं. और आप फुल सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन की तरफ तब जाएंगे जब आप देखेंगे लेवल ऑफ कम्प्रीहेंशन क्या है, बच्चे की एज कितनी है, इंटरेक्शन कैसा है, क्या वो सब्जेक्टिव टेक्निक्स को समझ सकता है, रिस्पॉन्ड कर सकता है. तो प्रेफर ये किया जाता है जितने जल्दी हो सके सब्जेक्टिव टेक्निक्स की तरफ चले जाएं. कॉर्नियल कर्वेचर मेजर करना है वो हम केराटोस्कोपी से कर सकते हैं, वीडियो केराटोस्कोपी से कर सकते हैं, केराटोमेट्री बेस्ड ऑन चाइल्ड्स एज होता है, ट्रायल एंड एरर लेंस फिटिंग भी कर सकते हैं. हैंड हेल्ड केराटोमीटर्स भी होते हैं, उससे भी आप चेक कर सकते हैं. अगर बिल्कुल ही नहीं हो रहा तो फिर हम ट्रायल फिटिंग अपने अंदाजे से जो एज मैच नॉर्म्स होते हैं उसमें से कोई एक उठा कर लगाते हैं और उससे फिर देखते हैं उसके अकॉर्डिंगली जैसा रिस्पॉन्स है तो कम या ज़्यादा करते हैं. सेम जो कॉर्नियल डायमीटर है ये हैंड हेल्ड रूल से भी हम मेजर कर सकते हैं या HVAD पे बेस्ड हुआ हुआ होता है. और ये भी अगर नहीं मेजर हो सकता तो हम ट्रायल एंड एरर लेंस फिटिंग कर सकते हैं. नेक्स्ट आ रहा है लेंस एप्लीकेशन रिमूवल. अब लेंस लगाना उसके टेक्निक्स क्या हैं. अप्रोप्रिएट चाइल्ड रिस्ट्रेन आता है. आप कोई पेसिफायर आप बच्चे को दे सकते हैं, सिडेशन दे सकते हैं, सो जाए तो लगाना आसान होगा. एनेस्थीसिया में भी रिक्वायर्ड. क्रिएटिंग लिड कैप, अप्लाई लेंस अंडर द टॉप लिड. और अब बच्चों को, बच्चे अगर समझ सकते हैं तो उसको सिखाना ज़रूरी होता है लेंस इंसर्शन एंड रिमूवल. और अगर बच्चा नहीं समझ सकता तो पेरेंट्स को सिखाना बहुत ज़रूरी होता है. रिमूवल टेक्निक में अगेन पहले तो टीचिंग आ जाती है. इसमें आपने क्या करना होता है कि आपने सेक्शन ब्रेक करना होता है बाय यूजिंग द लिड मार्जिन्स और स्लाइड एंड पिंच. स्लाइड एंड पिंच सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज में आ जाता है. और जो सेक्शन ब्रेक करना है ये GP लेंसेज हो गए, सिलिकॉन इलास्टोमर हो गए, जो बिल्कुल मतलब अडेयर किए हुए होते हैं. तो उसके लिए पहले ये होता है कि लिड मार्जिन को आप मैनिपुलेट करके ज़रा से एज उठाएं लेंस का, फिर उसको रिमूव करें. करना उसके बाद फिर दोबारा इसमें बहुत ज़रूरी है. बच्चों को समझा दें ये कैसे प्रोसीजर करने, क्या क्या इसमें ज़रूरी है, कैसे करना है, कब करना है. बच्चा नहीं है समझ सकता तो उसके जो गार्डियन है, पेरेंट्स हैं, उनको समझा दें. डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट, जितनी ज़्यादा चाइल्ड की इन्वॉल्वमेंट आप कर सकते हैं उतना बेहतर है. इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चाइल्ड और टुवर्ड्स फ्रीक्वेंट रिप्लेसमेंट ऑफ सोल्यूशंस. आप पेशेंट्स को या उनके पेरेंट्स को फोर्स करें कि वो फ्रीक्वेंट रिप्लेसमेंट ऑफ सोल्यूशंस की तरफ जाएं. वेयरिंग शेड्यूल वो बच्चे की कंडीशन पे डिपेंड करता है. आप डेली वेयर दे सकते हैं, फ्लेक्सिबल वेयर दे सकते हैं, एक्सटेंडेड वेयर दे सकते हैं या फिर आप कंटिन्यूस वेयर दे सकते हैं. एक्सटेंडेड वेयर के रिस्क क्या है, रिस्क वर्सेस रिजल्ट.
ईज ऑफ मैनेजमेंट इफ नो कॉम्प्लिकेशंस, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, मैनेजमेंट आसान है, लेंस लगा दिया बस, उसके बाद बार बार उतारना लगाने वाला मसला नहीं होगा। लॉन्ग टर्म एसिम्प्टोमेटिक चेंजेस, ये मसला आता है कि उसमें एसिम्प्टोमेटिक चेंजेस आ जाती हैं, जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यू मस्कुलराइजेशन। तो उसमें ये अपने पेरेंट्स को टीच करना होता है कि वो इस चीज़ पे नज़र रखें कि कहीं आँख लाल वगैरह तो नहीं हो रही ज़्यादा, क्योंकि इसमें कोई सिम्पटम वगैरह नहीं आएगा। एक्यूट एडवर्स कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। लेंस हैंडलिंग स्किल्स, अब जो हैंडलिंग स्किल्स होती हैं वो इसमें नहीं बन सकती, क्योंकि आपने एक लेंस लगा दिया हफ्ते बाद या महीने बाद, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा आपने लगाया हुआ है, तभी अब एक दफ़े उतारते हैं, तो जो बार बार उतारने लगाने से जो स्किल्स डेवलप होती हैं पेरेंट्स में या बच्चे में, वो इसमें डेवलप नहीं हो सकती। सिलेक्टेड केसेस फॉर शॉर्ट टर्म यूज़ में आप ये कर सकते हैं। फॉलोअप शेड्यूल में आपको फ्रीक्वेंट विजिट्स रिक्वायर्ड होते हैं। पहला फॉलोअप जो होता है अमूमन वो कहा जाता है 1 हफ्ते बाद आप करेंगे, कोई मसला नहीं है तो आप फिर उसके बाद 2 हफ्ते बाद भी नेक्स्ट फॉलोअप शेड्यूल करेंगे। उसके अलावा कौन से फैक्टर्स डिक्टेट करते हैं शेड्यूल को, एज क्या है, रीज़न फॉर फिटिंग क्या है, कंपिटेंट कितने हैं चाइल्ड या फिर पेरेंट। आफ्टर केयर में आपने लेंस की परफॉर्मेंस देखनी है, पेरेंट्स पे नहीं रिलाई करना होता कि अगर वो कहें जी बस सही हम आराम से लगा रहे हैं और उतार रहे हैं तो आप उस पर रिलाई करें। आपने खुद चेक करना है, लेंस की सरफेस वगैरह को देख लें, कोई उसके ऊपर डिपॉजिट्स वगैरह तो नहीं है, कोई और मतलब विजन वगैरह या उससे की जो फिटिंग है, पावर वगैरह वो सही है या नहीं, ये सब कुछ देखना प्रैक्टिशनर की जिम्मेदारी होती है। फ्रीक्वेंट वैल्यूएशन रिक्वायर होती है। रिफ्रैक्टिव अल्ट्रेशंस क्योंकि आ रही होती हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपने चेंज करना पड़ेगा आपको कॉन्टैक्ट लेंस पैरामीटर्स। टोपोग्राफिकल चेंजेस होती हैं, लेंस रिफिटिंग करनी होती है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ लेंस आप देखते हैं बच्चे पे क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट आ रहा है। नॉन लेंस रिलेटेड इश्यूज भी आप देख सकते हैं आफ्टर केयर में, जैसे कोई रेटिना वगैरह आप देख लें कि हेल्दी है या नहीं, आईओपी वगैरह मेजर कर लें। कॉन्टैक्ट लेंस कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, सिमिलर टू अडल्ट हैं, बच्चे रिपोर्ट खुद नहीं करते, इसलिए पेरेंट्स को सिखाना है कि उन्होंने देखना है कि रेडनेस, डिस्चार्ज वगैरह इस तरह की कोई चीज़ें तो नहीं आ रही। कैसे कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, मैकेनिकल हो सकते हैं या फिर हाइपोक्सिया। पेरेंटल इंस्ट्रक्शन जो है ये क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ सक्सेसफुल पीरियोडिक लेंस वेयर। टोटल इन्वॉल्वमेंट, हर स्टेज पे पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट आपको चाहिए होगी। नॉलेज ऑफ लेंसेज और लेंस के जितना ज़्यादा पेरेंट्स को दे सकते हैं, आपका काम है एज ए प्रैक्टिशनर कि आप उन्हें दें ताकि कोई मसला इसमें ना आए। पेरेंटल असेसमेंट आप देख सकते हैं कि जब फॉलोअप पे आएंगे कि लेंस इंसर्शन रिमूवल उनसे करवा लें, देख लें कि वो कितने जल्दी वो करते हैं या इफेक्टिवली सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेंस परफॉर्मेंस कैसी है, चाइल्ड का रिस्पांस कैसा है लेंस वेयर से, और आप कॉम्प्लिकेशंस वगैरह की भी उन्हें सिखा सकते हैं कि क्या क्या आपने इसमें देखना है। कंक्लूजन हमारे पास क्या, ऑलवेज कंसिडर इंडिविजुअल केस। इंडिविजुअल केस आप देखेंगे इससे कॉन्टैक्ट लेंस बेहतर होगा या स्पेक्टिकल्स बेहतर होंगी। सक्सेसफुल कॉन्टैक्ट लेंस वेयर कैन इंप्रूव vision and quality of life for the child, rewarding for the child, parents and contact lens practitioner. Thank you. सर ये एक्सटेंडेड वेयर कॉन्टैक्ट लेंस 6 मंथ्स तक या इससे ज्यादा के भी हो सकते हैं? नहीं, एक्सटेंडेड वेयर का ही मतलब नहीं कि 6 महीने तक आप वो रखें। एक्सटेंडेड वेयर जो है ना वो जो मैक्सिमम 1 वीक तक आप लगा सकते हैं और एक रात के लिए फिर उतार के पैर लगाएं। ये एक्सटेंडेड वेयर। जो दूसरे कंटिन्यूस वेयर उसको हम कहते हैं, लेकिन वो कंटिन्यूस वेयर वो डिस्पोजेबल होती है। वो 6 वीक्स तक, कुछ 3 वीक्स, कुछ 6 वीक्स तक आप लगा के फिर उसको आप फेंकेंगे, फिर नया लेंस जो है वो आप बनवाएंगे। ये इस तरह नहीं है कि बस एक लेंस आज आपने लगा दिया 6 मंथ तक, फिर तो मसला ही ना होता। 6 मंथ तक आप नहीं दे सकते सर। तो फिर तो बच्चों में मुश्किल नहीं है? यही तो मैं इतना जो डिटेल मैंने अपने को पहले एक्सप्लेन किया, इसी वजह से एक्सप्लेन किया ना। जी सर। और कोई क्वेश्चन? सर ये छोटे बच्चे होते हैं, मतलब जिनको कंजेंटल सर कैटरेक्ट होती है, तो सर वो कैटरेक्ट रिमूव करा के सर जब इफेक्टिव IOL डलवा ले सर, तो सर वो तो मतलब बहुत एज कम होती है ना, तो जब वो बच्चा सर बड़ा हो जाएगा तो उसको रिफ्रैक्टिव एरर फिर भी होगा सर, या फिर बड़े होके लेंस चेंज कर लेगा, क्या असर होगा उसके साथ फिर? ये जो अभी मतलब जो पीडियाट्रिक कॉन्टैक्ट लेंस है इसका ये इस वजह से अब थोड़ा सा वो यूज कम हुए हैं कि अभी जो है ना ये जल्दी IOL लगा देते हैं।
अब IUL में वो जो आपकी बात है, ये मुख्तलिफ प्रैक्टिशनर्स का जो है मुख्तलिफ व्यू है। मतलब कुछ कहते कि भाई इस वक्त जो है ना, आपने मैक्सिमम ये कहते कि एडजस्टमेंट के लिए आप उसको छोड़ेंगे कि एज के साथ जो है ना इसकी पावर चेंज होती जाती है, ठीक है। कुछ कहते कि नहीं भाई अभी एक्यूरेट दे दे, बेशक कि विजन डेवलप हो ताकि एम्ब्लियोपिया डेवलप न हो, बाद में जब ये बड़ा हो जाए तो आप IUL चेंज करें या इसकी जगह जो है आप फिर PRK भी कर सकते हैं कि भाई अगर 2-3 डायप्टर का फर्क आ गया तो वो आप उसकी थ्रू कर सकते हैं या फिर वो स्पेक्टिकल जो है वो यूज कर सकते हैं। तो ये है इसमें कि वे पीड्स में, लेकिन वो डिपेंड करता है जो सर्जन होते हैं कि उनका अपना क्या ख्याल है कि वो किस स्कूल ऑफ थॉट से है, कि आया वो इसी को कंसिडर करते हैं कि भाई फ्यूचर में उसकी वो सही हो, या वो एम्ब्लियोपिया को कंसिडर करते हैं कि नहीं भाई अभी सही दे दे ताकि वो एम्ब्लियोपिया डेवलप ना हो, बाद में फिर बेशक ये ग्लासेस यूज करे लेकिन विजन नॉर्मल होनी चाहिए। मतलब मैं अब आपको एक बात बताऊं कि मेरे एक 2 पेशेंट थे। 2 पेशेंट ऐसे कि एक बड़ा जो बच्चा है वो मेरे पास ले आए और उनको नेस्ट्रेगमस था, बाइलेटरल सूडोफेकिक था फॉर कंजेनिटल कैटरेक्ट, उसकी विजुअल एक्यूटी मैंने नोट की और विद करेक्शन जो है वो 636 तक आ गई। क्योंकि नेस्ट्रेगमस भी डेवलप हो गई थी तो बहुत से एम्प्लॉयोपिया थेरेपी कर कर करके जो है वो 624 और आखिर में 618% तक ये पहुंच गई। तो दूसरा जो बेटा था उनको भी कंजेनिटल कैटरेक्ट था, वो काफी डेंस था, तो उनको डॉक्टर ये एडवाइस करते थे कि भाई थोड़ा वेट करें, उनको हम IUL लगाएंगे। मैंने उससे कहा कि नहीं IUL न लगाएं, अभी से फौरन उसकी सर्जरी करें, क्योंकि जब ये नेस्ट्रेगमस डेवलप हो जाए तो फिर कोई फायदा नहीं है, फिर वही जो है ना विजन कम होगी। तो वो बेचारा भी कंफ्यूज था कि भाई मैं क्या करूं। फिर आखिर में उसने मेरी बात मान ली और वो दूसरी बच्चे का आधी जो है वो उसने सर्जरी कर ली और बाइलेटरल FA। ये बहुत दूर पहली की बात है, तकरीबन 2000 लगभग की बात है। अब जो बड़ा बच्चा है उसकी विजुअल एक्यूटी वही 618 पार्शल है और नेस्ट्रेगमस है। जो छोटा है उसकी विजुअल एक्यूटी अब 6 ही है, वो पैचिंग थेरेपी हो लेकिन बाइलेटरल FA है। तो दोनों में मतलब मसले हैं, लेकिन जो छोटा है अब उनको विजन में यूनिवर्सिटी में कॉलेज में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है वो स्पेक्टिकल यूज करे, या अगर स्पेक्टिकल यूज नहीं करना चाहते तो कॉन्टैक्ट लेंस यूज कर सकते हैं। लेकिन वो दूसरा बेचारे के उसको नेस्ट्रेगमस से उसकी विजन इतनी कम है कि उनको बस रीडिंग में भी प्रॉब्लम होती है। अब उसको मैंने तो बाइफोकल एडवाइस की कि या तो रीडिंग के लिए सेपरेट ग्लासेस यूज करें जो FA के, क्योंकि अब वो बड़े कॉलेज लेवल के है। अब ये मैंने आपको बताया कि 2000 की बात है। तो दोनों, जो छोटा है वो यही कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि ग्लासेस से वो जान छूटे, और वो तो मैं उसे यही कहता हूं कि भाई जो बड़े ने लगाया है IUL वो भी यूज करता है, उसको जो है मेरे ख्याल में कुछ -4 के साथ -6 सिलेंडर के साथ, दोनों में एनासोमेट्रोपिया भी ज्यादा है, तो ग्लासेस दोनों यूज कर रहे हैं आप। जो FA के वो भी यूज कर रहे हैं, जो सूडोफेकिक के वो भी यूज कर रहे हैं। जो सूडोफेकिक है वो माइनस में यूज करता है हाई, और जो FA है वो प्लस में यूज करते हैं। लेकिन इसको ये एडवांटेज मिल गई कि इसकी विजुअल एक्यूटी नॉर्मल है, नेस्ट्रेगमस नहीं है, और उसको ये डिसएडवांटेज है कि उसकी विजुअल एक्यूटी भी कम है और नेस्ट्रेगमस भी कम है। तो मतलब इन चीजों का ये है कि आप डिपेंड करता है कि जो अब जैसे मैंने आपको बताया कि ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट सर उनको कह रहे थे कि भाई वेट करो, मैंने कहा कि नहीं वेट न करें। तो एट द एंड अभी जो है अब जो बाप है वो इसी पे खुश है कि मैं दूसरे फैसले पे कि भाई कम से कम इसका मुझे ये इशू तो नहीं है। एक तो उसने ये बात मुझे बताई कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था, जब मैं वापस आया तो उन्होंने कहा कि जो बड़ा वाला है उसको PC टेक्निंग भी हुई थी, फिर जो है लेजर भी आग हुई थी। वो कहते कि उसकी रिफ्रेक्शन इतनी मुश्किल है कि आपके बाद वो कार्ड हमसे गुमो के कोई रिफ्रेक्शन ही उसका नहीं कर सकता था।
लेकिन वो कहते कि छोटा जो था तो उसकी रिफ्रैक्शन आसान हो जाती, क्योंकि वो तो एफेक्टिव था। तो हर कोई वो कहते कि उसके लिए रिफ्रैक्शन वो कर सकते थे, वो इधर HMC लाया करते थे। फिर मैंने उसको जो है, जब उसने मुझे ईमेल किया, मैंने उसको सिराज का नाम दे दिया, तो फिर वो सिराज के पास आया करते थे, तो सिराज उनका वो करता था रिफ्लेक्शन। लेकिन वो कहता था कि जो बड़ा है उसका रिफ्लेक्शन बहुत मुश्किल होता था, वो कोई नहीं कर सकता था, जबकि वो छोटे वाला का रिफ्लेक्शन बहुत आसान होता था जो एफएके के। तो मैंने जो कंसिडर किया, मैंने ऑन द स्पॉट वो किया मेरे ये कि भाई एम्ब्लियोपिया और निस्ट्रिगमस डेवलप न हो, मुझे वो टेंशन थी। बेशक ग्लासेस रहे, जो ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट थे उनका ये था कि नहीं, अभी मोटे मोटे ऐनक वो करेंगे, थोड़ा वेट करते हैं, फिर आईवेल लगाएंगे तो ये ग्लासेस से जान छूटे। लेकिन फादर अब ये कहते हैं कि भाई अब तो दोनों बच्चे ग्लासेस यूज कर रहे हैं, तो वो दूसरे फैसले से खुश है जो छोटा बच्चा है। क्लियर? यस सर। सर, ये निस्टैग्मस के जो पेशेंट होते हैं सर, ये कांटेक्ट लेंस किस तरह यूज करते हैं सर? इनको प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि हर वक्त ऑसिलेटरी मोशन मूवमेंट होती रहती है सर, तो इनको क्लियर विजन कब दिखाई देता होगा? निस्टैग्मस में जो है ये कम लोगों में, मैंने जितने वो देखे, कम लोगों में उसको जो है वो एडवांटेज होती है कॉन्टैक्ट लेंस में, कि इसमें डार्क कलर के जो इवन जो वो होते हैं कलर कॉन्टैक्ट लेंस, डार्क कलर के वो लगा देते हैं ताकि वो फोटोफोबिया उनको कम से कम हो। लेकिन मैंने एक चीज ये नोट की है, मैक्सिमम जो आप ये नहीं कह सकते कि 100% निस्टैग्मस वाले जो है, अगर आप उसका ये अंदाजा लगाएं पहले से कि भाई वो डार्क कलर ग्लासेस से सेटिस्फाइड है कि नहीं। अक्सर लोग आप देखें तो बहुत से निस्टैग्मस वाले लोग होते हैं कि जो डार्क कलर ग्लासेस यूज करते हैं, लेकिन आपको ऐसे भी काफी मिलेंगे जो कहते हैं कि नहीं, मुझे नॉर्मल का चाहिए, तो मुझे उसमें सही नजर नहीं आता है, क्योंकि वो कंट्रास्ट भी वीक कर देते हैं। तो फायदा इतना ज्यादा नहीं होता है निस्टैग्मस में कॉन्टैक्ट लेंसेज से जितना थ्योरेटिकल वो है, प्रैक्टिकली इतना ज्यादा फायदा नहीं होता है। तो इसलिए उसमें जो है वो पैशन भी जरा वो होता है कि भाई आप मैंने कॉन्टैक्ट लेंस भी लगाएं और इतना फायदा भी नहीं हो गया, वही मूवमेंट होती है, लगाना उतारना भी मुश्किल होता है। इसलिए कि जो लगाना उतारना वो निस्टैग्मस की वजह नहीं है। आंख लेंस लगाने के लिए जरूरी नहीं है कि आंख स्टेबल हो, आप पेशेंट से कहें कि नीचे देखे वो आप स्क्लीरा पे लगाएं, ठीक है। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम निस्टैग्मस वालों को होती है, उनको ये होती है कि वो नजर बहुत वीक होते हैं। वो कहते हैं कि हम उल्टा सीधा एक मालूम नहीं कर सकते हैं कि लेंस सीधा है या उल्टा है। दूसरी बात है कि जब हमसे इधर उधर हो जाए तो हमने नजर नहीं आता है, तो इस वजह से उनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मतलब एफएकिक में तो हर एक बच्चा अगर आप फर्ज करें लगाएं तो उसकी विजन बेहतर होगी और होश होगा, लेकिन निस्टैग्मस में जरूरी नहीं है कि हर एक के लिए ये ग्लासेस की निस्बत ज्यादा बेहतर हो। यस सर, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है? नो सर। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।